बिगिन। राइट, सो पहले हम क्या करने वाले हैं, पुराना क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑफ कोर्स मैं करूंगा आपके लिए, राइट, पुराना क्वेश्चन फॉर द इम्पल्स, और फिर लिंकअप बना के आगे की तरफ मूव इन करेंगे, इम्पल्स से मोमेंटम की तरफ और फिर आज के आर्टिकल की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने मोशन एंड ग्रेविटी में हल्का फुल्का करा हुआ है, रिपीट काइंड ऑफ क्वेश्चन लग रहा है। हमारे पास एक रबर की बॉल है जिसका मास 50 ग्राम है और वो एक 5 मीटर हाइट से गिराई गई है और रीबाउंड करती है 1.25 मीटर पे। सो 1.25 मीटर पे उसका रीबाउंड है और क्वेश्चन ने पूछा इम्पल्स निकालो। तो इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम है। किस तरीके का कॉलिजन है? इनइलास्टिक कॉलिजन है। क्यों है भैया इनइलास्टिक कॉलिजन? बहुत आसानी से समझ में आता है सर। देखो फाइनली ना कॉलिजन के बाद में उसकी स्पीड बदल गई है। मतलब जब वो नीचे ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में आई थी तो उसकी स्पीड v1 थी, और जब कॉन्टैक्ट से छूट के जब वापस जा रही थी तो उसकी स्पीड v2 हो गई थी। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द इम्पल्स? दैट इज m इंटू v1 प्लस v2। सही है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। माइनस नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इसको वेक्टर्स में भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल मतलब जब कॉन्टैक्ट छूट गया तो मतलब प्लस v2 है क्योंकि ऊपर को जा रही है, लेकिन कॉलिजन के जस्ट पहले जब वो नीचे को आ रही थी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी। क्या थी? नेगेटिव थी। सो जब फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं सो इट शुड हैव बीन v2 माइनस ऑफ इनिशियल, और इनिशियल माइनस ऑफ v1 होता तो बिल्कुल 100% हमारा जो पहले हमने रिजल्ट लिखा वो बिल्कुल सही था। दैट इज m इंटू v1 प्लस v2। बिल्कुल सही रिजल्ट है, m इंटू v1 प्लस v2। और अगर ये इलास्टिक कॉलिजन होता तो भाई अपने को पता है तो फिर v1 और v2 की वैल्यू सेम हो जाती और फिर रिजल्ट अपना 2mb आ जाता। अपने को पता है ये बात, ठीक है। कभी इनइलास्टिक कॉलिजन है। अब जहां तक बात आती है v1 और v2 की, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं v1 को? दैट इज रूट टू जी एच वन, और v2 को रूट टू जी एच टू। h1 क्या है? 5 मीटर वाली हाइट जहां से गिराया गया था उसको। h2 क्या है? 1.25 मीटर वाली हाइट। तो ये आपका काइंड ऑफ रिजल्ट डेवलप हो जाएगा। मैं आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ इस वैल्यू को। तो मास की वैल्यू 50 ग्राम गिवन है, 50 अपॉन 1000 होगी। 50 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करो। रूट टू जी एच वन, तो जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, इंटू एच वन मुझे 5 मीटर गिवन है, सो इंटू 5 हो गया। और प्लस है, माइनस मत कर देना गलती से, पहले भी समझाया हुआ दोबारा समझा रही है। रूट टू जी एच टू, जी की वैल्यू 10 है, एच टू की वैल्यू कितनी है? 1.25 है। सही हो गया। अब बस कैलकुलेशन है ये, इसमें तो आप माहिर ही हो। सो दैट्स 50 अपॉन 1000। थोड़ा कैंसिल वैंसिल करना चाहोगे कर लो। 5 अपॉन 100 हो गया। 1 अपॉन 20 भी लिख सकते हैं पर मैंने सोचा ऐसे छोड़ो। सो ये हो गया रूट 10 इंटू 10, 10 बार आ गया रूट 100। दूसरा 1.25 इंटू टू, ये होता है 2.5, 2.5 इंटू 10, 25, 25 का रूट 5। सो बड़ी मजेदार आसान सी कैलकुलेशन हो गई। सो 10 और 5 15 हो गया, 15 इंटू 5 75 हो गया, तो 75 अपॉन 100 हो गया। देखा क्यों छोड़ा था मैंने 100 नीचे? ताकि ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी? दैट बिकम्स इक्वल टू 0.75। सब कुछ एसआई यूनिट में चल रहा है तो न्यूटन सेकंड हो गया। ये इम्पल्स की वैल्यू आ गई। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। नहीं, क्वेश्चन कुछ और भी पूछ रहा है, कह रहा है एवरेज फोर्स निकाल दो। एवरेज फोर्स निकालनी मैंने मान दी है। कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द वैल्यू फॉर द एवरेज फोर्स? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अरे भाई चेंज इन मोमेंटम कितना होता है सर? इम्पल्स होता है, सिंपल्स अपॉन टाइम। यादें ताजा हुई लास्ट लेक्चर की? हुई ना? बिल्कुल यही गल्ला करी थी हमने लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चंस भी बनाए थे, दोबारा क्वेश्चन आ गया, फिर हमने बना लिए। इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन रिवाइज हो गया। इम्पल्स कैसे होता है? रिवाइज हो गया। एवरेज फोर्स कैसे आती है? रिवाइज हो गया। इम्पल्स की वैल्यू कितनी है? 0.75। टाइम ऑफ कॉलिजन कितना गिवन है? 0.1 सेकेंड गिवन है। सो डिवाइडेड बाय 0.1, 7.5 न्यूटन हमारी फोर्स आ गई। बोलोगे सर फोर्स कम आई तो क्या हो गया बेटा? मास भी तो कम था इसलिए कम आई ना। मास को 1 kg रख के देख लो, अभी पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स आएगी। राइट, सो 7.5 न्यूटन इज द फोर्स वैल्यू। यादें भी ताजा होगी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछे क्या? आप बताओगे क्या? चलो आप बताओ, आंसर करो। क्या बताओ इसको? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ तो आप इसको बताओगे मुझे, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ इसका। क्या ऑप्शन है? प्लीज टेल मी द ऑप्शन।
Yes, the question है कि when a ball of the mass m hits normally a wall with a velocity v and rebounds with the same velocity v, impulse imparted is 2mv. ये पहली स्टेटमेंट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गिवन है impulse is equal to change in the linear momentum. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट गिवन है. सो आपको मुझे बताना है कि कौन सी ऑप्शन है, ए बी सी या डी, कौन सी ऑप्शन है. यस कुणाल, क्या आंसर है? क्या आंसर है ए बी सी डी में? सर ए. ए ए एरा, व्हाट इज द आंसर? एरा, व्हाट इज द आंसर? सर ए. ए. अच्छा गुरवेश भाई, क्या आंसर है? डी. कौन सा? डी. 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 ए किसने, गुरवेश ने बोला है, किसने बोला है? मैंने. इंडकिरण बोल रहा है कि डी है. इंडकिरण इज सेलिंग के डी है. नहीं सर, ए. अच्छा तूने ए बोला है. डी. डी किसने बोला है? डी शिवम. शिवम. शिवम ने बोला है डी है. ये डी क्यों है भाई? बता बता भाई, डी क्यों है? सर इम्पल्स तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही होता है, और सर हम इनलास्टिक कोलिजन में देखें तो v सेम नहीं होती नहीं नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है दोस्त, देख वेलोसिटी v सेम है, सेम लिखा हुआ है ना, सेम लिखा हुआ है ना. तो वो तो इनइलास्टिक नहीं हुआ, इलास्टिक हो गया है ना. ठीक है, तो अच्छा फिर भी और किसी का कोई प्रतिक्रिया, और कोई प्रतिक्रिया, कुछ गलती वलती तो नहीं है? रोनित भाई क्या आंसर है? रोनित. सर ए. ए ए ए. अच्छा रचित. रचित. रचित आंसर. हाँ, ये सो रहा है क्या? सबके हिसाब से आंसर ए है. सर बी होएगा. कौन सा? डी पार्ट. डी पार्ट. डी पार्ट क्यों होगा, बता सकता है? तो यार बता दो, नहीं रहा क्यों? हाँ बोल बोल बोल. सर डी नहीं, मैं बी कह रहा हूँ. तो बी कह रहा है, बी कह रहा है, बी होगा. अब ये क्यों बी क्यों होगा? नहीं सर डी होएगा, क्योंकि ऊपर 2mv की जगह mv आना चाहिए. भाई ऐसा है, देखो तुमने बहुत टाइम मेरा लगा दिया, अब मैं बता देता हूँ. अब मैं ये बता रहा हूँ कि देखो ये है दीवार मेरी, और क्या हुआ कि मैंने बॉल मारी इसको. अब बॉल मैंने इसको मारी कितनी स्पीड से? v से मारी, ठीक है ना. अभी टकरा के वापस आ गई, कितनी स्पीड से वापस आई? v से. पर मेरे भाई वेलोसिटी तो माइनस है, वेलोसिटी तो माइनस है, स्पीड की वैल्यू सेम है, वेलोसिटी की वैल्यू माइनस है. यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको धोखा दिया कि पहले वेलोसिटी भी बोलिए, बाद में भी सेम वेलोसिटी भी बोलिए. ये तो गलत बोल दिया ना. ये बोलता कि पहले स्पीड भी है और बाद में भी स्पीड भी है तो चल जाता. कह रहा है पहले भी वेलोसिटी भी है, बाद में भी वेलोसिटी भी है. ये गलत कर गया क्वेश्चन, और यहीं पे असर्शन स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और इस वजह से जो क्लियर नहीं आती, वो हमारा क्या है, वो डी आ गया. क्लियर है? राइट. सो दिस इज अवर ऑप्शन डी. रीजन मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है. हम गलती कर सकते थे. देखो गलती नहीं है कि जे की वैल्यू 2mv है, वो बेसिकली 2mv आनी चाहिए, क्योंकि दैट्स v माइनस और माइनस v, तो 2mv ही आना चाहिए. राइट. जे की वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज में गलती हो गई कि वेलोसिटी बोल दी उसने, सेम वेलोसिटी v है, वो नहीं बोलना चाहिए था, ऑपोजिट वेलोसिटी v बोलना चाहिए था, वहां गलती हो गई है. राइट. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. हमसे इतनी बारीक सी गलती हो गई थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स ओवर हियर, देयर इज अ 2 balls, THO नहीं है, 2 balls हैं. There are 2 balls of the same mass are dropped from the same height h onto the floor. The first ball bounces to the height of h by 4 and the second ball to the height of h by 16. Then the impulse applied by the first and the second ball on the floor are I1 and I2. Impulse को I से बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है. आप J यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको इम्पल्स निकालना है. तो देखो ये क्वेश्चन कॉन्सिक्यूटिव क्वेश्चन हो गया, और ये बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ रिजल्ट मैंने आपको दे दिया पिछले क्वेश्चन में. दैट इज m इंटू √2gh1, जो कि पहले तो हाइट h ही है, और बाद में जो हाइट है वो कितनी होगी? h/4 हो गई. ये पहले वाले बॉल के लिए हो गया. तो देखो सीधा अभी हमने रिजल्ट बनाया और उसको यूज भी कर रहे हैं. और जो सेकेंड बॉल है उस पर जब इम्पल्स की बात आ रही है,
दैट इज m into √2gh। पहले दोनों बॉलों की हाइट सेम थी और बाद में क्या हो रही है, हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, h/16 हो गई है। ठीक, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द रेशियो ऑफ j1 अपॉन j2, मास ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो दैट सिंपली √2gh प्लस जो सेकेंड वाली टर्म है इसमें h/4 है, इसका मतलब हाफ का फैक्टर बाहर आ जाएगा, सो हाफ ऑफ √2gh हो गया। और जो नीचे जो टर्म है सेकेंड वाली टर्म जो है उसमें h/16 का फैक्टर है, सो 1/4 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, सो 1/4 √2gh हो जाएगा। एंड सो √2gh गेट्स इवेंचुअली कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया है, सो दैट इज 1 + 1/2 इन द न्यूमरेटर, 3/2 हो गया, और नीचे 1 + 1/4 5/4 हो गया है, सो दैट्स 3/2 into 4/5 रिवर्स हो गया नीचे, so that's 6/5, that's j1/j2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो i1/i2 लिख लो, आप लिख लेते हैं हम, so that's 6/5, so therefore 5 of i1 that becomes 6 of i2 is my result। definitely मैच करेगा, ऑप्शन होगी ऐसी 100%, so it obviously is there, that's the C part, 5i1 is supposed to be equal to 6i2। so just I showed you, like I developed the result for you, and immediately there is a question which is upgraded in category, मतलब एक फॉर्मूला दो बार यूज कर लिया, पहले वो फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए था। होल आइडिया इज कमिंग फ्रॉम देयर, m into v1 plus v2। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप रट्टा मारे क्वेश्चन को, बट स्टिल मतलब वी नो, गलती ना करें, मतलब m v1 minus v2 ना करें, v1 plus v2 रहेगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं थिंक डिफिकल्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज अ पार्टिकुलर मास m is made to move with a uniform speed v0 along the perimeter of a regular hexagon। अब रेगुलर हेक्सागन क्या होता है हम सबको पता है, इट्स रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स, so that's my hexagon। और मेरे पास एक बॉल है, रेड कलर की बना लेता हूँ, और ये जो बॉल है इसके पेरीमीटर पे मूव कर रही है, along the sides मूव कर रही है मतलब, और उसकी स्पीड कितनी है, v0 है। लेकिन जब ये बॉल यहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अरे डायरेक्शन अपने आप तो चेंज हुआ नहीं होगा, एक मान लो कि एक तरीके का ये एक हेक्सागोनल आपका फ्रेम लगा हुआ है और अब बॉल आपने फेंकी तो एक तरीके से वहां से टकरा के उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हर बार जब उसकी लेंथ खत्म होगी, एक साइड खत्म होगी, तो उसको झटका लग रहा है, जर्क लग रहा है, इंपल्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हुआ क्या कि भाई ये इनिशियली इधर मूव कर रही थी और फाइनली इधर मूव करने लगी आफ्टर द जर्क, दैट वाज द इनिशियल डायरेक्शन, एंड फाइनली द मोमेंटम चेंज्ड, और ये फाइनली इस तरह मूव करने लगी उसी इंस्टेंट पे, इतने एंगल से चेंज हो गया उसका डायरेक्शन, थीटा लिख लेते हैं। सब पूछा क्या है, इंपल्स निकालो, तो लिख देते भैया, इंपल्स कैसे लिखेंगे, दैट इज m into v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल, ऐसे लिखना चाहिए। भाई मुद्दा क्या है कि स्पीड तो नहीं बदली है, स्पीड तो बिल्कुल नहीं बदली है, पर डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन क्या है, एक्स और वाई तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि एंगल थीटा 90 तो है नहीं, तो मैंने इसको ए कैप लिख देता हूँ और इसको बी कैप लिख देता हूँ। डायरेक्शंस को, डायरेक्शन कितना लिखते हैं, यूनिट वेक्टर्स है, ए कैप और बी कैप मैंने क्या मान लिया, यूनिट वेक्टर्स। सो दैट इज m into फाइनल वेलोसिटी क्या लिखूं, देखो लिखा हुआ है स्पीड सेम है, तो फाइनली भी स्पीड की वैल्यू उतनी है, v0 ही है, पर वेलोसिटी कितनी होगी, v0 into b कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो स्पीड तो सेम है v0, पर डायरेक्शन कितना था, a कैप। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, b कैप एंड a कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। दैट्स इक्वल टू m into v0 into b कैप माइनस a कैप। और भाई फिर यहां से हमें समझ में आता है कि वेक्टर्स के चैप्टर को अच्छे से करने का फायदा क्या था, कि हमने एक रिजल्ट बनाया था b कैप माइनस ऑफ a कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला था ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो आप उस रिजल्ट को अब यहाँ पे फिर से यूज कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंस ऑफ द यूनिट वेक्टर्स एज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2। सेम रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। अब j का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, वेक्टर है, तो जब आप j का मैग्नीट्यूड निकालोगे, सो दैट इज m into v0 into मॉडुलस ऑफ b कैप माइनस a कैप, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आएगा जो कि बिल्कुल क्लियर है, दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2। ध्यान होगा आपको कि b कैप प्लस a कैप भी हमने निकाला हुआ है और उसकी वैल्यू हमने ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ थीटा बाई 2 निकाली हुई है। फिलहाल क्या है, डिफरेंस इन द वैल्यूज है, तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 है। अब सवाल सिर्फ थीटा पे रह जाता है, सो थीटा कितना है वो बहुत क्लियर है क्योंकि हेक्सागन है, तो ये इंटरनल एंगल 120 डिग्री है,
तो क्लियर है कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्रीज आ जाएगी। और 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं हम, π/3, 180/3 दैट इज 60 डिग्री, सो π/3 हो गया। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दैट बिकम 2mv0 into sin of θ/2, so थीटा कितना था, π/3, so π/3/2, and so the result becomes twice of mv0 into sin of π/6, that works upon as an answer, definitely option होने वाली है। और डेफिनेशन ए पार्ट, सॉरी रिजल्ट जो है वो ए पार्ट है, 2mv0 sin of π/6। सो प्रीटी फाइन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमको डिफिकल्ट नहीं है पर है क्वेश्चन, है ना। सो ऐसा लग सकता था कि हमारा लास्ट लेक्चर में इम्पल्स का आर्टिकल उड़ गया, खत्म हो गया, गायब हो गया, बस छड्डो आगे बढ़ो। पर होता क्या है कि अगर हम किसी आर्टिकल को बीच में छोड़ें तो वो आर्टिकल भी हमारा कच्चा पक्का रह जाता है ना। और फिर देखो एक बात बहुत समझने वाली होती है कि जब कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं तो उसमें एक चैप्टर में से मोस्टली एक टॉपिक में से मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है ना। पर अब एक तरीके की आपकी नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है कि आप ऐसा सोचे कि यार देखो एक पूरे टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आना है, चले क्या करें यार, छड्डो, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो। या फिर एक पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है कि आप इस तरीके से सोचे यार इतनी हद तक इस टॉपिक को पक्का करें कि भाई इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर पाऊंगा, मेरे 4 नंबर पक्के होंगे। और इस तरीके से हम बिल्टअप करते हैं इस तरीके से, टॉपिक बाय टॉपिक, और एक दिन फिर हमारे कॉम्पिटिशन पेपर क्रैक हो जाते हैं टॉपिक बाय टॉपिक से। और सारे टॉपिक को अगर हम मारा मोटा छोड़ देंगे, उस लेवल तक पहुंचेंगे ही नहीं जहां तक पहुंचना चाहिए, तो फिर सारे टॉपिक हमें लगेगा कि हमने टॉपिक करा है, हमें ऐसी फीलिंग होगी हमने टॉपिक करा है, पर फिर जब पेपर आएगा तो उसके अंदर हमें वही वाले क्वेश्चन आगे जो हमने प्रैक्टिस नहीं करे थे, और फिर सब कुछ डब्बा गोल हो जाएगा, राइट। सो जो टॉपिक करें बढ़िया से करें, मेहनत से करें, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरीके से आप सेल्फ प्रैक्टिस भी जरूर करें, क्योंकि पेपर आपने लिखना है, मैंने नहीं लिखना है, ठीक। फिलहाल मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा से, IIT बॉम्बे से मैं भी एक नया कोर्स कर रहा हूँ। सो आई एम डूइंग अ कोर्स फॉर लाइक डिजिटल मार्केटिंग, नया टाइम दौर है तो आई एम जस्ट डूइंग दैट पर्टिकुलर कोर्स, आई एम एनरोल्ड इन इट। इट्स अ 6 months कोर्स, आई विल बी डूइंग लाइक एवरी वीक आई विल बी गेनिंग अ लेक्चर। मैं भी आपकी तरह पढ़ाई करूंगा दोबारा से। देयर इज अ बॉल ऑफ द मास m moving with the velocity v0 collides with the wall as shown in the figure, और after impact it rebounds with a velocity of 3/4 v0, जैसा डायग्राम में गिवन। पहले स्पीड कितनी है v0 की, बाद में कोलाइड करके 3/4 v0 होगी। एंगल भी बदल गया, देखो पहले एंगल कितना था, 37 डिग्री गिवन है, और बाद में एंगल कितना हो गया, दैट बिकम्स 53 डिग्री हो गया। The impulse acting on the ball during the impact is supposed to be, आपको impulse निकालना है। impulse तो दी चेंज इन मोमेंटम होती है। फिर ये क्वेश्चन मजेदार होने वाला है डायरेक्शन के एस्पेक्ट में। तो हमने देखा भाई इसका इनिशियल मोमेंटम कहाँ पे था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम देखा भाई मेरे को यहाँ पे है, दैट इज m into v0, ये इनिशियल डायरेक्शन है, और ये एंगल 37 डिग्रीज है ना, यहाँ से आ रहा था इनिशियल, ये एंगल 37 था, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 37 हो गया। ये इनिशियल मामला है, फाइनल मैंने अभी बनाया नहीं है, पहले इनिशियल तो फोकस करना। इसको रिजॉल्व करो, mv0 cos 37 4/5 होता, अब तक तो रट्टा है आपको, cos 37 cos 53 sin 37। अब इधर हो गया mv0 sin 37, so mv0 into 3/5, ये अपना हो गया इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट्स x में और y में। अब बात आती है फाइनल मोमेंटम पे। फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना है, दैट इज m into 3/4 v0। स्पीड बदल चुकी है मेरे दोस्त। अब इसके दो कंपोनेंट्स बनाओ, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, एक x पे एक y पे। अब एंगल कितना है यहाँ पे, 53, बदल चुका है एंगल। स्पीड बदलती है तो एंगल भी बदलता है, अगर स्पीड सेम होती है तो एंगल भी सेम होता है। दोबारा से इलास्टिक कोलिजन होता है तो स्पीड कोलिजन के बाद सेम होती है तो उसका एंगल भी सेम आता है, लेकिन अगर स्पीड बदल गई, जैसे यहाँ पे बदल गई, स्पीड कम आ रही है, 3/4 v0 आ रही है, v0 से कम आ रही है, तो एंगल भी बदल जाएगा, और एंगल यूजुअली ज्यादा हो जाएगा पहले से, क्योंकि स्पीड कम हो गई है तो एंगल ज्यादा हो जाता है। चलो अब क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इधर का कंपोनेंट बना m into 3/4 v0 into cos 53। बातें याद है आपको, जिधर एंगल कंटेन होता है उधर cos होता है, सो cos 53 हो गया जी अपना 3/5। आप अपना ट्रायंगल बना के देख सकते हैं अगर आपको नहीं याद आ रही है वैल्यू तो। सो दैट इज 3/4 mv0, दूसरा कंपोनेंट sin 53। sin 53 कितना है, दैट इज 4/5। ये हमारे सारे कंपोनेंट बन गए, इनिशियली भी फाइनली भी, ये फाइनली बनाया मैंने, इनिशियली एंड फाइनली। अब क्या बोलना है, इंपल्स निकालो। तो चेंज इन मोमेंटम देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है शायद। मतलब ऐसा करते हैं, अलोंग द वॉल चेक करते हैं, कहाँ पे, अलोंग द वॉल चेक करते हैं।
से अलोंग द वॉल जब मैंने कंपोनेंट्स देखे तो इनिशियली तो ये वाला कंपोनेंट है और फाइनली ये वाला कंपोनेंट है। ये कहां पर है? अलोंग द वॉल, वॉल के अलोंग, ये वॉल के अलोंग वाले कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, वॉल के अलोंग। तो देखो भैया फाइनल माइनस इनिशियल करके देखो क्या होता है। फाइनल वैल्यू कितनी है? ये 4 और 4 कैंसिल हो गया इसमें फाइनल वैल्यू में, दैट इज 3/5 mv0 ये फाइनल है। और जब इनिशियल देखा मैंने, अरे वो भी सेम आ रहा है, ये भी सेम है अलोंग द वॉल। अच्छा देखो फाइनल में भी डायरेक्शन माइनस जे कैप है नीचे की तरफ, और इनिशियल में भी डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है, माइनस ऑफ जे कैप, और ये पूरी तरीके से कैंसल्ड है। सिंपल्स अलोंग द वॉल कितना आ रहा है? 0। अलोंग द वॉल 0 आ रहा है। परपेंडिकुलर टू द वॉल देखते हैं फिर भाई। सो सेकंड पार्ट क्या है? परपेंडिकुलर टू द वॉल हमने चेक करा। परपेंडिकुलर टू द वॉल जब चेक करा तो फाइनल देखो, तो फाइनल ये वैल्यू है। अब ये फाइनल वैल्यू कितनी है देखो, दैट बिकम्स 9/20, 9/20, 9/20 mv0 किधर है? माइनस ऑफ आई कैप है, टुवर्ड्स द लेफ्ट है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड माइनस ऑफ द इनिशियल मोमेंटम। सो द इनिशियल मोमेंटम है परपेंडिकुलर टू द वॉल, ये वाला है। ये कहां पर है? टुवर्ड्स द राइट है। सो दैट इज -4/5 mv0 आई कैप है। ये बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा, बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा, इनफैक्ट ऐड हो गया है। दैट इज 9/20 प्लस 4/5 into mv0 एंड माइनस ऑफ आई कैप, ये वैल्यू आ गई। एलसीएम ले लो 20 नीचे, दैट इज 9 + 5 4 20 होता है, 4 चौके 16 होता है, अपॉन 20 mv0 माइनस आई कैप, दैट इज 25/20। 25/20 कैंसिल करोगे 5/4 आ जाएगा। सो 5/4 mv0 ऑफ माइनस ऑफ आई कैप, ये हमारा नेट इंपल्स आ जाता है आफ्टर द इम्पैक्ट, और परपेंडिकुलर टू द वॉल है। आपका ध्यान है, ये बात मैंने पहले बताई हुई है आपको कि ये परपेंडिकुलर टू द वॉल आता है इंपल्स। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज कमिंग ओवर देयर। चलो अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, ये कहता है एक लाइट बॉडी है और एक हेवियर बॉडी है। अब दोनों में हो गया कोलिजन, सो देयर इज अ लाइट बॉडी, देयर इज अ हेवियर बॉडी, और दोनों क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। तो ये इंस्टेंट ऑफ कोलिजन है, इस समय दोनों कोलाइड कर रहे थे, ठीक है ना, बाद में अलग हो जाएंगे, अभी कोलाइड करेंगे दोनों, एक हेवी एक लाइट है। अब भाई क्या हो रहा है कि जब कोलिजन हुई तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई। सो इसके ऊपर फोर्स लगी राइट को, इसके ऊपर फोर्स लगी लेफ्ट को, ठीक। दिस इज द फोर्स ऑन द हेवियर बॉडी बाय द लाइटर बॉडी, दिस इज द फोर्स ऑन द लाइटर बॉडी बाय द हेवियर बॉडी। पर अपने को तो ज्ञान है, अपने को क्या ज्ञान है कि सारी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं, तो मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मतलब दोनों एक दूसरे पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। हालांकि एक का मास कम है, दूसरे का मास ज्यादा है, एक हैवी है एक लाइट है, लेकिन अमाउंट ऑफ फोर्स जो इंटरैक्शन है आपस में वो सेम आ रही है, एक्शन रिएक्शन उसी को बोलते हैं, ठीक। चलो अब ये जो पूरा इवेंट हुआ वो तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो गया, डेल्टा टी। तो भाई फिर ऐसा है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे पे इंपल्स लगा रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे, इंपल्स लगा रहे हैं, तो दोनों लगा रहे हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो दैट इज अ इंपल्स ऑन द heavier ball by the lighter ball, that's the impulse on the lighter ball by the heavier ball। तो इंपल्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों के ऊपर, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम करेंगे, दोनों साइड फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों इंपल्स का मैग्नीट्यूड सेम, हालांकि डायरेक्शन ऑपोजिट है पर मैग्नीट्यूड कितना है? सेम आ रहा है, वेरी गुड। अब इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द लाइटर बॉल एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हेवियर बॉल सेम आएगा, क्योंकि दोनों पे इंपल्स सेम लगा है, और इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। सो ये बात है कायदे की कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द लाइटर एंड द हेवियर इज सेम, दोनों का मोमेंटम सेम अमाउंट से बदला है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम अमाउंट से नहीं बदली है। अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप डेल्टा पी लिख लो तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखोगे? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। यहां मास का फीचर आएगा, अब लाइटर और हेवियर का फीचर आएगा। अब जब आप चेंज इन वेलोसिटी को देखोगे तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन मास आएगा। अब भाई जिसका मास कम होगा, लाइटर बॉडी होगी, उसकी चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा आएगी, मतलब वो ज्यादा तेजी से भागेगा या उसका चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा आएगी। तो ये है हायरार्की क्वेश्चन की। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हम भाई गलती कहां कर सकते थे, और हमने क्वेश्चन करके अपनी गलतियां कहां बचा ली, देख लेते हैं। पहला पार्ट कहता है द हेवियर बॉडी अप्लाइज अ ग्रेटर इंपल्स ऑन द लाइटर बॉडी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, हालांकि आपके दिमाग में फोरमोस्ट आएगा ये बात, लेकिन बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि दोनों पे इंपल्स सेम लगा है,
न्यूटन थर्ड लॉ की देन है, दोनों पे इंपल्स सेम लग रहा है, सेम फोर्स लग रही है, सेम इंपल्स लग रहा है। तो ये पार्ट बिल्कुल गलत है। हेवियर और लाइटर दोनों पे सेम इंपल्स लगाती है। सेकेंड पार्ट है लाइटर बॉडी एक्सपीरियंसेस अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। तो ये बिल्कुल गलत है माय डियर, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम दोनों का सेम है। ये सबसे खतरनाक है जहां पे आप गलतियां करते हैं। तो ध्यान रखें, लाइटर बॉडी और हेवियर बॉडी का आपको ना दिमाग में क्या आएगा, लाइटर बॉडी है यार, मोमेंटम कम होगा, मास कम है, पर वेलोसिटी वाले फीचर को भूल गए, है ना। तो लाइटर बॉडी और हेवियर बॉडी का दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम आ रहा है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है। तो डेफिनेट सी बात है कि थर्ड वाली होगी, ऐसा भी हो सकता है तीनों गलत हो। तो थर्ड कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द लाइटर बॉडी विल बी मोर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द हेवियर बॉडी, है बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम थी। और फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स अपॉन मास है। तो जिसका मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन बिल्कुल ज्यादा होगी। ये बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम थे पर एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगी। तो थर्ड पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यही बात अगर वेलोसिटी की पूछते तो भी सही आती, जिसका मास कम होता है उसकी स्पीड ज्यादा आती है, नेचुरल सी बात है, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा आएगी, बहुत सिंपल सी बात है। बट आंसर इज ओनली सी पार्ट। इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हो सकता है कि आप अपने आप भी सही कर लेते हैं, पर जो लोग गलती करते हैं उनकी गलती मैंने बचा ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 11 या 12 है, जो इंपल्स वाली असाइनमेंट है, जो मैंने बोला था मैं क्लास में कराऊंगा। मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट रहा, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या है कि भाई ऐसा है कि एक डिस्क है, देयर इज अ डिस्क ऑफ द मास, सर्टेन मास जितना भी गिवन है। द की लैंग्वेज इन द क्वेश्चन इज फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन द एयर। दिख रहा है ये बिल्कुल फ्लोट कर रही है और हॉरिजॉन्टल है, इज फ्लोटिंग। अब व्हाट इज द डिकोडिंग ऑफ द लैंग्वेज के भैया फ्लोट का मतलब क्या? फ्लोट का मतलब है हवा में स्थिर है। क्या है? हवा में स्थिर है। और स्थिर क्या होगी भाई? भाई उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है? 0 है। अब नेट फोर्स 0 का मतलब इक्विलिब्रियम है। तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, फ्लोटिंग, नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है भैया? रेस्ट पर है वो, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, वेट तो उसको नीचे लाता। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो ऊपर लग रही है, और वो जो फोर्स है ना वो उसके वेट को बैलेंस करेगी, और तभी वो हवा में स्थिर हो सकता है। अब मुद्दा ये है कि ये फोर्स कहां से आई जो कि ऊपर उसके ऊपर लगी। तो हम लेकर आए, कैसे लेकर आए? हमने उसको फ्लोट कैसे कर रखा है भाई? बाय फायरिंग द बुलेट्स वर्टिकली एट इट। हमने उसके ऊपर बुलेट्स मारी है एक रेट से, वो रेट गिवन है 10 पर सेकेंड। द बुलेट्स रीबाउंड, क्या लैंग्वेज है? रीबाउंड विद द सेम स्पीड, मतलब इलास्टिक कोलिजन वाली गल्ला हो। तो ये देखो, ये जो बुलेट है यहां से यहां गई और यहां से रीबाउंड करके वापस आ गई, रीबाउंड करके। तो क्या होगा भाई? इंपल्स लगेगा। तो इंपल्स क्या होता है? दैट इज अ चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 2mv। पता ही है आपको, इलास्टिक कोलिजन है। नहीं तो m इंटू v1 प्लस v2 होता, पर अभी कितना हो गया? 2mv, क्योंकि सेम स्पीड से वापस आ गई। ठीक है ना, ये इंपल्स हो गया। अच्छा, तो भाई इंपल्स से फोर्स आएगी। तो फोर्स कितनी है? फोर्स होती है भाई चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इंपल्स। तो इंपल्स अपॉन टाइम। तो भाई इंपल्स कितना है? दैट इज 2mv। सो 2mv अपॉन डेल्टा टी। किसका इंपल्स है भाई? ये भाई इंपल्स है एक बुलेट का जो कि फायर करी, पर एक तो बुलेट फायर ही नहीं करी हमने तो बहुत सारी बुलेट्स फायर करी है। सो कितनी बुलेट फायर करी है? कैपिटल एन लिख लेते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ द बुलेट्स। तो इसका मतलब नेट मोमेंटम चेंज विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय n। भैया एक बुलेट नहीं फायर करी ना, काफी सारी बुलेट्स फायर करी है, लगातार फायर करी, मशीन गन होगी हमारे पास। तो हमने एक और टर्म बनानी है। क्या टर्म है? दैट इज स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? रेट ऑफ फायरिंग। क्या लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं? रेट ऑफ फायरिंग ऑफ द बुलेट्स। अब रेट ऑफ फायरिंग का मतलब क्या होता है? दैट इज अ नंबर ऑफ द बुलेट्स which are fired per unit time, per unit second basically, that is per unit time। मतलब small n अपना जो है that is capital N upon delta t, that is the number of the bullets which are fired per second। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। तो भाई मिल गया, कैपिटल N upon delta t, that is the number of the bullets which are fired per second। वो कितना हो गया? small n, that is twice of small n into m into v, that's the value for the force। अब मुद्दा ये है कि ये फोर्स किस पे और कहां लगी है? किसका मोमेंटम चेंज है? बुलेट का। तो बुलेट पे फोर्स कहां? बुलेट रिबाउंड करके कहां आ रही है? नीचे। कहां आ रही है? नीचे।
तो उसके ऊपर ये फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे। तो बुलेट के ऊपर, ये बुलेट बना ली मैंने, बुलेट के ऊपर ये फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे। तो फिर क्या हो रहा है कि जो डिस्क है ना, जो डिस्क है उसके ऊपर ये फोर्स कहाँ लग रही है? इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कहाँ लग रही है? ऊपर की तरफ। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द डिस्क। बहुत आसान सी बात है, डिस्क हवा में रखनी है स्थिर, हमने उससे बुलेट्स फायर करी लगातार, इस रेट से फायर करी कि बुलेट तो वापस आ रही है टकरा के, तो बुलेट के ऊपर तो फोर्स नीचे को लग रही है क्योंकि फाइनली उसका मोशन बुलेट का नीचे की तरफ है टकराने के बाद। लेकिन जो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इसकी वजह से डिस्क के ऊपर फोर्स का लगी, ऊपर लग गई, और जो ऊपर फोर्स लग गई वो कितनी है? मैग्नीट्यूड में इसी के बराबर है। किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ NMV। उसमें स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। और ये फोर्स क्या करेगी? ये फोर्स भाई इसे डिस्क के वेट को बैलेंस कर लेगी। तो डिस्क के ऊपर ये फोर्स कहां लगी? ऊपर, और डिस्क का वेट कहां है? नीचे। तो भाई ये स्थिर कब रहेगी? स्टैटिक कब रहेगी? फ्लोट कब करेगी? जब ऊपर वाली फोर्स नीचे को बैलेंस करे। इसका मतलब F की वैल्यू कैपिटल mg के बराबर होनी चाहिए। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द डिस्क है। मास ऑफ द बुलेट स्मॉल m लिखा हुआ है, और जो फोर्स हमने डिराइव करी है दैट इज ट्वाइस ऑफ n स्मॉल m इनटू v। सो ट्वाइस ऑफ n स्मॉल m इनटू v इज इक्वल टू कैपिटल mg। हमारी इक्वेशन बन जाती है। और जो मिसिंग टर्म है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी मिसिंग टर्म होगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा क्या मिसिंग है। जैसे इसमें पूछा हुआ है स्पीड बता दो, व्हाट इज द स्पीड, वो पूछा हुआ है, तो v निकालना है आपको। सो कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 2 इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी फायर करी है वो चेक कर लेते हैं एक बार। सो 10 बुलेट्स पर सेकंड फायर करी है। ये ध्यान रखिएगा बुलेट्स पर सेकंड लिखा होता है हमेशा, या पर मिनट लिखा होगा या पर आवर होगा, तो फिलहाल पर सेकंड है, क्विक बिहेवियर है। मास ऑफ द बुलेट 0.05 kg है, मास ऑफ द डिस्क 1 kg है, तो दोनों डिफरेंट मास है। गलती से स्मॉल m कैपिटल M कैंसिल मत कर देना। सो स्मॉल n है आपका 10 बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, स्मॉल m है 0.05 किलोग्राम, v हमें कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू कैपिटल M दैट इज 1 kg। मैं वैसे G10 लेने लगा था, पर मैंने एक बार ऑप्शंस पे निगाह मारी। जैसे मैंने ऑप्शंस पे निगाह मारी तो मुझे समझ में आया यार G को 9.8 लेना चाहिए इसको, कि सारी ऑप्शन वैसी हैं। तो फिर मैंने G को 9.8 ही ले लिया है, और फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फिर मेरा क्वेश्चन कैसे हो गया? दैट इज 20 इंटू 0.05, तो 20 इंटू 0.05 पूरा का पूरा 1 हो गया। सो दैट इज 1 इंटू v इक्वल टू 9.8। सो क्वेश्चन डन, v becomes 9.8 meters per second, that fits the C part as a result, right? So बिल्कुल सिंपल सा हो गया है एक्चुअली में ना। ऊपर की तरफ फोर्स जितनी लग रही है वो कैसे आ रही है? बुलेट के चेंज इन मोमेंटम से आ रही है। बुलेट के ऊपर जो इंपल्स लग रही है नीचे, और डिस्क के ऊपर ऊपर, और जो ये फोर्स डिस्क के ऊपर लगी उसने डिस्क के वेट को बैलेंस कर लिया, तो जो डिस्क है वो हवा में स्थिर हो गई, फ्लोट करने लगी। तो ये आपकी सॉल्विंग इक्वेशन बन गई। अपने आप दोबारा कर लेना, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लेना एक बार। बिल्कुल इस तरीके का एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, सेम तरीके का, और ये भी आपके असाइनमेंट में होगा 11 या 12 नंबर वाले क्वेश्चन में, या उससे पहले भी होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम क्या करें भैया, बुलेट्स को फायर करें, 10 ग्राम की बुलेट्स हैं, एंड फ्रॉम अ मशीन गन। व्हाट इज अ मशीन गन? व्हिच कैन हैव अ कंटीन्यूअस फायरिंग, so it is having a continuous firing rate of 6 bullets per minute, that's small n, that is 6 bullets per minute। so per second convert कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके, so that will be the small n। अब कितना हो जाएगा? per second हो गया। The muzzle velocity of the bullet is 100 meter per second, मतलब velocity of the जो bullet है वो हमें given है as equal to 100 meters per second। The thrust force, language है नहीं, due to the firing bullets experienced by the person holding the gun stationary is how much। तो ये क्या कहना चाह रहा है, मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास एक गन है, किसी भी मेक की है ये गन है, और इस गन में से हमने एक बुलेट को फायर करा। सो बुलेट फायर हुई और बुलेट आगे की तरफ जा रही है, इज मूविंग अहेड विद द स्पीड v, ठीक है ना, आगे की तरफ जा रही है, उसका मास हमारा स्मॉल m है। अब क्या हो रहा है कि जो गन है उसके ऊपर झटका लगेगा पीछे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमने बुलेट को आगे फायर करा तो फोर्स लगाई होगी ना, तभी तो आगे फायर हुई होगी बुलेट। तो गन के ऊपर वो फोर्स कहाँ लग जाएगी? पीछे लग जाएगी, पीछे की तरफ। तो बुलेट पे जो फोर्स लगी वो आगे लगी, दैट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट फॉरवर्ड, और गन पे जो फोर्स लगी वो पीछे लगी। पर भाई साहब ऐसा है कि जो गन पे जो फोर्स है और जो बुलेट पे जो फोर्स लग रही है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड में कितनी है? सेम आ रही है।
तो आप बेसिकली बुलेट पे कितनी फोर्स है वो निकाल लेते हैं, बुलेट्स पे, बुलेट्स या बुलेट्स, क्योंकि ये बहुत फास्ट फायरिंग हो रही है, ठीक है ना। सो फोर्स ऑन द बुलेट्स कैसे आएगी भाई, इम्पल्स अपॉन टाइम, वैसे तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, चेंज इन मोमेंटम कैसे है, सीधा वो लिख लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम कैसे, m इंटू वी माइनस 0, क्यों, क्योंकि बुलेट पहले रेस्ट पे थी, अब उसकी स्पीड कितनी होगी v जब उस पर फोर्स लगी, रीबाउंड नहीं करी बुलेट इस बार, है ना, पहले इसका इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल कितना m इंटू वी, कितने समय में, डेल्टा टी में। पर एक बात और भाई, कितनी बुलेट्स फायर करी पर सेकेंड, n, कौन सा, कैपिटल N, सो कैपिटल N से मल्टीप्लाइड, दैट इज अ नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स पर सेकेंड, एक नहीं फायर करी है एक सेकेंड में, काफी सारी बुलेट्स फायर हो रही हैं एक सेकेंड में, सो n से मल्टीप्लाई कर लिया। सो फिर आ गया n अपॉन डेल्टा टी, क्या होता है, ये स्मॉल n होता है, व्हाट इज स्मॉल n, n अपॉन डेल्टा टी, लैंग्वेज क्या होती है, रेट ऑफ फायरिंग, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, सो क्या बना भाई आपका n अपॉन डेल्टा टी स्मॉल n, तो स्मॉल n m इंटू वी आ गया रिजल्ट। पहले कितना आया था, ट्वाइस ऑफ n mv, क्यों, क्योंकि रीबाउंड करी थी ना, तो रीबाउंड में चेंज इन मोमेंटम 2 mv हो जाता है, इसमें रीबाउंड नहीं है, तो चेंज इन मोमेंटम सिर्फ कितना है, m इंटू वी है, बाकी स्मॉल n से मल्टीप्लाइड है। फोर्स आ गई, ये फोर्स किस पे लगी, बुलेट में, कहां लगी, आगे, सारी बुलेट्स पे आगे की तरफ, तो गन पे कहां लगी, पीछे की तरफ, तो हमसे गन पूछा था, गन के ऊपर, सो गन के ऊपर जो फोर्स आ रही है वो कितनी होगी, स्मॉल n m इंटू वी। अब ऐसा है कि हमने गन को पकड़ा, क्या करा, गन को पकड़ा, तो गन के ऊपर फोर्स पीछे लगी, तो हमारे हाथ पे भी तो पीछे लगेगी, हमने ही तो गन को पकड़ा हुआ है, तो हमारे हाथ पे पीछे लगी, तो उससे क्या होगा, हमारा निशाना खराब हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ गन पे फोर्स लगाएंगे ताकि वो स्थिर रहे और हम प्रॉपर्ली स्थिर होके फायर कर पाए। तो हमें उस गन को स्टेशनरी रखने के लिए, अदरवाइज ये जो गन है ये मूव करेगी पीछे की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगी है, तो हमने अपने हाथों से उसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगानी है उसको स्टेशनरी रखने की, तो वो फोर्स भी कितनी है, वो जितनी गन पे लग रही उतनी है, उतनी फोर्स आगे लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो अब वैल्यूज देख लो और आंसर निकाल लो। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 6/60, 6/60 स्मॉल n हो गया, नंबर ऑफ द बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड है, और क्वेश्चन में पर मिनट गिवन था, हमने कन्वर्ट कर लिया। मास ऑफ द बुलेट 10 ग्राम गिवन है, सो दैट इज 10/1000, 10 ग्राम्स, 10/1000 किलोग्राम हो गया, और इनटू स्पीड ऑफ द बुलेट वो 100 मीटर पर सेकंड गिवन है, बहुत कम है, 100 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ द बुलेट कम है, चलो तो आंसर भी छोटा मोटा ही होगा फिर, ये 60 पूरा कैंसल्ड है, ये 100 पूरा कैंसल्ड है, दैट बिकम 10 पावर -1, और ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10 पावर -x है ये वैल्यू, सो दैट इज 10 पावर -x, सो कंपेयर करके x की वैल्यू 1 आ जाती है, so x becomes equal to 1, so that's the value for the force on the gun and the force on our hand, क्योंकि हमने बेसिकली गन को खुद पकड़ा हुआ है ना, तो हमारे हाथों पे भी सेम फोर्स लगेगी, तो हमें सेम फोर्स आगे लगानी पड़ेगी ताकि गन स्टेशनरी हो। ये एक नया आइडिया मेरे पास आया है, नया आइडिया, तो मैं आपको इस आइडिया के डेप्थ में लेके जाऊंगा इस आइडिया को, और इमीडिएटली साथ वाले आर्टिकल पे मूव ऑन करूंगा। साथ वाला आर्टिकल क्या है मेरा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी मैं कर चुका हूँ, सेम आर्टिकल है जो मैंने पहले करा हुआ है, पर आज मैं उसको नए लैंग्वेज से करना चाहता हूँ आपके साथ में, और वो जो नई लैंग्वेज है मेरे पास में वो क्या है, वो ये लैंग्वेज है, दैट्स अ रिकॉइल। तो मैं जो आर्टिकल है जो आज आपको करा रहा हूँ, दैट इज अ रिकॉइल आर्टिकल। रिकॉइल आर्टिकल, आइडिया सेम है, लैंग्वेज में फर्क है। अब क्या है मुद्दा, सेम मुद्दा है कि क्या हो रहा है कि बुलेट मैंने फायर करी, बुलेट गई आगे, और जो गन है वो पीछे गई, गन का गई पीछे गई, तो भाई मैं ऐसा बोलूंगा कि एक्शन रिएक्शन हो गया कि बुलेट आगे गई गन पीछे गई, तो मैंने कहा एक्शन रिएक्शन तो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, तो फिर मैं इस आइडिया को दूसरे तरीके से समझा सकता हूं, और वो जो समझाने का तरीका है दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। सो रिकॉइल इज एन आर्टिकल ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ एंड ऑल्सो ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, उसका भी आर्टिकल है। अब ये सीएलएम में हम क्या करते थे कि एक सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट बनाते थे, तो ये मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, लिखूं मैं इसको, दैट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट। अब ये सिस्टम है क्या, ये जो सिस्टम है ना, ये एक रॉकेट सिस्टम है जिसके अंदर रॉकेट फ्यूल है। अब रॉकेट फ्यूल रॉकेट के अंदर ही है, अब रॉकेट फ्यूल बर्न हुआ, अंदर ही अंदर बर्न हुआ, इग्निशन हुआ अंदर ही अंदर, अब उससे क्या हुआ, गैसेस डेवलप हुई, एग्जॉस्ट गैसेस बोलते हैं। अब एग्जॉस्ट गैसेस फायर इन करी, देखा होगा आपने रॉकेट कैसे होता है, सो एग्जॉस्ट गैसेस फायर इन करी, कहां, पीछे की तरफ, किधर, पीछे की तरफ, देखो ये मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें एग्जॉस्ट गैसेस कहां पे फायर्ड है, पीछे की तरफ,
तो रॉकेट कहां गया? आगे की तरफ। क्यों भाई? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। लास्ट लेक्चर में जाते हुए करा था, देयर वाज एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होने से पहले मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 था, सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट का मोमेंटम 0 था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक्सप्लोजन हो गया इंटरनली, एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं, अंदर ही अंदर हो गया। तो एक राइट को गया, एक लेफ्ट को गया, एक राइट को गया, एक लेफ्ट को गया। पूछो क्यों? रीजन क्या? तो रीजन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो व्हाई डज द टू पार्ट्स ऑफ द बॉम्ब मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। ये बात हमारी पुरानी बातों को मैचअप करती है कि भाई देखो, ऐसा हो सकता है कि सिस्टम का मोमेंटम 0 हो लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स में मोशन हो। तो ये आइडिया आ गया भाई। अभी आइडिया क्या आ गया? ये कह रहे हैं कि भैया देखो, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लगा सकते हो। लगाओ फिर। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। क्यों? ना रॉकेट मूव कर रहा था, ना उसके अंदर की एग्जॉस्ट गैस कहीं मूव कर रही थी। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। लेकिन फाइनली दोनों मूव कर रहे। सो गैस का भी मोमेंटम है और रॉकेट का भी मोमेंटम आ गया फाइनली। पर मिलजुल के सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट का मोमेंटम 0 है, पर पार्टिकल इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं। अलाउड है। सो द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट is equal to minus the momentum of the gun। माइनस साइन शो करता है they are moving in the opposite direction। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, but the negative sign shows is opposite। So it's kind of a recoil। गैस पीछे गई and a rocket recoils forward, opposite direction। So that's the recoil of the rocket। So how does a rocket is propelled? By the recoil। और recoil किसका consequence है? Conservation of the linear momentum। अब सेम मुद्दा आप गन और बुलेट पे लगा दो और लैंग्वेज भी पढ़ लो जो लिखी है यहाँ पे, थोड़े बहुत थ्योरी भी पढ़नी चाहिए। When the object is in a state of rest, it has no momentum। बिल्कुल सही है भाई। देखो, कोई मोमेंटम नहीं था पहले, चाहे रॉकेट सिस्टम चाहे गन सिस्टम, दोनों में। If there is some sort of internal explosion, सारा कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। Whatever is happening from inside। और इनसाइड फोर्सेस में, इनसाइड इंटरैक्शन में ये ताकत नहीं होती कि वो मोमेंटम सिस्टम का बदल पाए। इंडिविजुअल पार्टिकल का बदल सकती है, सिस्टम का मोमेंटम इंटरनल इंटरैक्शंस कभी नहीं बदल सकती। सच एज इन अ गन फायरिंग और अ रॉकेट बर्निंग रॉकेट फ्यूल, मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड विल इक्वल द मोमेंटम गोइंग बैकवर्ड। बढ़िया गल है जो हमने समझी कि भाई दोनों का जो मोमेंटम है, रॉकेट का फॉरवर्ड मोमेंटम था और गन का बैकवर्ड मोमेंटम है, वो दोनों सेम आ रहे हैं, वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। चाहे बुलेट का और गन का देखो, चाहे रॉकेट और गैसेस का देखो, ये सेम आ रहा है। रॉकेट और गैस का मोमेंटम सेम, बुलेट और गन का क्वेश्चन होगा, उनका मोमेंटम सेम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन के आर्टिकल को रिकॉइल बोलते हैं। चलो, एक एग्जांपल से तो बात बनती नहीं हमेशा ना। तो ये मेरा दूसरा एग्जांपल है, दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ इट। और ये क्या है? जंपिंग जैक। ये बंदा जंप कर रहा है, ये जंप कर। अब जंप कैसे करते हैं मेरे को बताने की लोड है नहीं। क्या बताऊं? बताऊं क्या जंप कैसे करते हैं? जंप करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। आपके गोड्डे होते हैं, गोड्डे नीज होती हैं। नीज आर काइंड ऑफ स्प्रिंग्स। क्या होते हैं? काइंड ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं। तो क्या करते हो? हल्का सा बेंड करते हो। हल्का सा बेंड करोगे तो क्या होगा? वो स्प्रिंग्स कंप्रेस होती हैं। वो जो गोड्डे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, कंप्रेस होते हैं। कंप्रेस होंगे तो क्या होगा? उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जो एनर्जी स्टोर हो जाती है फिर वो एनर्जी रिलीज होती है। तो हम बोलते हैं वो जो इलास्टिक एनर्जी होती है हमारे गोड्डों की, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये है एनर्जी का तरीका, और जो एक्चुअल तरीका है। बाकी हम उस बात को फोर्स से भी समझ सकते हैं कि भाई फोर्स लगाई होगी किसने? फोर्स लगाई होगी अर्थ ने। हमने अर्थ को दबाया नीचे, अर्थ को पुश करा नीचे, अर्थ को पुश करा नीचे। हमें ऐसा लगेगा ना, अर्थ को हमने पुश करा नीचे तो फिर अर्थ ने हमारे ऊपर रिएक्शन लगाई ऊपर की तरफ, तो हमारे ऊपर ये फोर्स ऊपर लग गई। ये फोर्स ऑन द मैन है, और अर्थ के ऊपर फोर्स कहाँ लगी? नीचे लग गई। ये अर्थ के ऊपर फोर्स लगी। तो आज क्या हो रहा है? ये मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट बन गया। क्या सिस्टम है? Now it's a man-earth system. That is my system of interest। और इस सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट में भाई नेट फोर्स 0 है। आपस में दोनों ने फोर्स लगा दी एक दूसरे पे। मैन ने ग्राउंड पे एज अ रिएक्शन, ग्राउंड ने मैन के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गई। सीएलएम लगाने का आपका पूरा पूरा हक बनता है। लगाओ लगाओ भाई। लगाने का मतलब इनिशियली ना अर्थ मूव कर रही थी। सर अर्थ तो मूव करती है, रोटेट करती है, रेवोल्यूट करती है, बिल्कुल सही, पर वो तो हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे। ये अलग मामला है, ये अलग मामला है। ये वर्टिकली देखो, वाई में ना अर्थ मूव कर रही थी ना बंदा मूव कर रहा था, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। लेकिन बाद में
बाद में बंदा भी मूव करेगा और अर्थ भी मूव करेगी। दैट्स द मोमेंटम ऑफ द मैन प्लस द मोमेंटम ऑफ द अर्थ। अब क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू माइनस ऑफ द मोमेंटम ऑफ द मैन। तो अर्थ क्या करेगी, रिकॉल करेगी। मैन ऊपर जंप करा, अर्थ क्या करी, रिकॉल से नीचे की तरफ चली गई, नीचे की तरफ चली गई अर्थ। सो मोमेंटम ऑफ द अर्थ एंड मोमेंटम ऑफ द मैन सेम है, अलग अलग नहीं है। जबकि एक हल्का एक भारी है, लेकिन मोमेंटम तब भी सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि मास का डिफरेंस है। दैट्स द मास ऑफ द अर्थ इनटू वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ द मैन, स्मॉल एम लिख रहा हूं, इनटू वेलोसिटी ऑफ द मैन। ये लिख दिया भाई, ठीक है ना। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, रिकॉइल, एक राइट को, एक लेफ्ट को, एक ऊपर को, एक नीचे को। सो व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, दैट्स इक्वल टू माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। डज द अर्थ रिकॉइल? यस। इज इट नोटिसेबल? क्या वो नोटिस हो पा रहा है? वो नोटिस नहीं हो पाएगा आपसे। वो नोटिस इसलिए नहीं हो पा रहा, आप बोलोगे सर एक तो मैं अर्थ के ऊपर इसलिए नोटिस नहीं हो रहा, अगर मैं मून से भी देखूं तो भी नोटिस नहीं होगा। रीजन, the mass of the earth is very large in comparison to the mass of the man। कितना मास होगा भैया आपका, 60 70 80 100 किलो, और मास ऑफ द अर्थ कितना है, 64, नहीं याद होगा, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। सो कैपिटल एम कितना है, नीचे ज्यादा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है वो बहुत कम आएगी, हम उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो हर चीज रिलेटिव होती है। तो आपको नोटिसेबली दिखेगा कि बंदा तो कूदा, बंदे की जंप दिखेगी पर अर्थ की जंप नहीं दिखेगी। रीजन क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है स्पीड की, मास ज्यादा होने की वजह से। सो आइडिया सेम है, तकरीबन सेम सा हो गया है। गन, बुलेट, रॉकेट, गैस सिस्टम, या फिर एक बॉल ले लो भाई, एक बॉल ले लो और एक बॉल को ऊपर उछाल दो। सो बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द 10 यूनिट्स, रेस्टिंग हॉलिडे का क्वेश्चन है, विद द 10 यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। So what is the momentum of the recoil of the earth? ये पूछा हुआ है। अब स्पीड नहीं पूछी है, मोमेंटम पूछा है। मोमेंटम सेम होता है, स्पीड फर्क होती है, मोमेंटम सेम होता है। बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल का मोमेंटम है, अर्थ का मोमेंटम कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। दैट्स द मोमेंटम ऑफ द अर्थ। अर्थ रिकॉल करेगी कहाँ पे, नीचे। लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, बिल्कुल सेम तरीके से। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम दोनों का आएगा। और अगर वेक्टर के तरीके से लिखेंगे तो मोमेंटम ऑफ द अर्थ माइनस द मोमेंटम ऑफ द बॉल आएगा। सो एक आइडिया इतनी सारे क्वेश्चंस पे, इतने सारे जगहों पे लगता है। बस मामला क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट बदल जाता है। अब जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, बॉल एंड द अर्थ सिस्टम, ये आपने देखना होता है। मैंने बताया था ज्यादातर क्वेश्चन बाइनरी सिस्टम के होते हैं। बाइनरी मतलब दो, तो आपने देखा गन एंड बुलेट, गैस एंड रॉकेट, है ना, देन मैन जंपिंग ओवर द अर्थ, एंड देन दिस इज अ बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। सो आइडिया सारे मोस्टली बाइनरी सिस्टम्स के हैं। ऐसा नहीं है कि 3 का हमने क्वेश्चन नहीं करा हुआ था, जो 2 पार्टिकल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्लाई कर रहे थे, तीसरा वाला कहाँ जाएगा, हमने वो भी करा हुआ है। मतलब आप एक्सप्लोजन भी हमने बोले थे, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके 2 पार्टिकल सिस्टम के आएंगे। और ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, वेलोसिटी का क्वेश्चन अलग होता है और मोमेंटम का क्वेश्चन अलग होता है। मोमेंटम सेम होती है, फोर्स सेम होती है, इंपल्स सेम होती है, वेलोसिटी अलग होती है और एक्सेलरेशन अलग होती है, क्योंकि वो मासेस पे डिपेंड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और बुलेट आपको घर पे मिलेगी नहीं मारने के लिए किसी को, तो जो घर पे मिल सकता है वो ये, हर एक के घर में होगा हैमर और कील, नेल, स्पाइक, जो मर्जी बोलो, जो आपका दिल करे। सो आपने क्या करना है, उसको एक लक्कड़ पे ठोकना है, दीवार पे भी ठोक सकते हो, खराब कर दोगे, लक्कड़ पे ठोको किसी, ऐसे ठोकना है आपने। ठोकना है मतलब क्या करना है, आपने फोर्स लगानी है। तो क्या आपके ऊपर फोर्स लगेगी? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट बदल गया ना आज। अब ये मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कितने सारे एग्जांपल्स है ना, तो कितना स्कोप है ना क्वेश्चन डेवलप करने का। ये सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है। क्या सिस्टम है भाई मेरे, नेल एंड हैमर। क्या है, नेल एंड हैमर। नेल को ठोका आपने आगे, उसके ऊपर फोर्स लगाई आगे, एज अ रिएक्शन इट इज गोइंग टू जनरेट अ फोर्स ऑन द हैमर वेयर बैकवर्ड, सो देयर इज अ फोर्स ऑन द हैमर। तो हैमर क्या करेगा, रिकॉइल। तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी हैमर पे, ताकि भैया रिकॉइल ना करे, आपके मुंह पे ना आ जाए लग के वापस, है ना। तो ध्यान से आपको आगे की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। कई बार होता है ना, मारते रहते हाथ से छूट गया, ऐसा होता होगा आपके साथ कभी कभी।
है ना। तो क्यों? क्योंकि रिकॉइल आ रही है उसकी। रिकॉइल क्यों आ रही है? अरे भैया मोमेंटम कंजर्व करना है। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? 0। ना हैमर मूव कर रहा था ना नेल, पर फाइनली दोनों मूव कर रहे हैं, पर एक राइट को जाएगा एक लेफ्ट को जाएगा। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम ऑफ द नेल प्लस द मोमेंटम ऑफ द हैमर मिला के 0 है। तो मोमेंटम ऑफ द हैमर इज इक्वल टू माइनस द मोमेंटम ऑफ द नेल। अब भाई फिर से बात समझ में आ गई? माइनस साइन का मतलब रिकॉइल होता है। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द हैमर फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ द हैमर आ गई रिकॉइल, माइनस स्मॉल एम मास ऑफ द नेल and into velocity of the nail. So what is the velocity of the hammer? Is minus small m by capital M into velocity of the nail. तकरीबन सेम फॉर्मूला बन गया अभी जैसे ऊपर बनाया, सेम बन गया। अब कैपिटल M की वैल्यू अगर स्मॉल m से ज्यादा रखोगे तो भाई VH की वैल्यू कम आ जाएगी। कब आएगी? जब कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m से ज्यादा होगी। काफी ज्यादा कर दो तो होता ही है, हैमर थोड़ा भारी होता है। देखो इनर्शिया ज्यादा होती है उसकी, इनर्शिया होती है, ज्यादा पढ़ते नहीं हम ना। इनर्शिया ज्यादा होती है तो मास ज्यादा है, और जो नेल होती है उसका मास काफी कम होता है, उस वजह से रिकॉइल कम होती है, तो आप ठोक पाते हैं नेल को। सो आइडिया अंडरस्टूड है। तो बढ़ाओ फिर आइडिया आ गया। गन फायर कर रहे हैं, गन फायर कर रहे हैं तो गन दिखाओ भैया। क्वेश्चन भी है मेरे पास, न्यूमेरिकल भी है इसका। तो मैंने कहा पहले गन दिखा देता हूँ आपको। ये एक्चुअल गन तो नहीं दिखा रहा, ये वाली गन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो इमेज है उसकी इमेज से बातें समझ लेते हैं, है ना। डीकंस्ट्रक्ट करके नहीं दिखा रहा मैं इसको। तो ये पूरी की पूरी गन है आपकी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देखने चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये जो है ना, ये क्या है? ये है मुद्दा यहाँ से, ये है फायरिंग पर। यहाँ से स्प्रिंग एनेबल्ड गन है, स्प्रिंग एनेबल्ड, ठीक है ना। तो ये जो स्प्रिंग एनेबल अब बारूद से भी चलती है, ऑफकोर्स गन पाउडर भी डलता है। ये फायरिंग वाली पिन है, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग फोर्स लग रही है। स्प्रिंग फोर्स क्या करती है? आपने क्या करोगे? ट्रिगर दबाओगे, ट्रिगर को दबाओगे, उससे क्या होगी? स्प्रिंग कंप्रेस होगी। जैसे ना घोड़े कंप्रेस होते हैं हमारे, वैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी। फिर रिलीज करेंगे, रिलीज करने से क्या होगा? ये जो बुलेट है इसके ऊपर फोर्स ये स्प्रिंग आगे की तरफ लगाएगी ऐसे, और साथ में गन के ऊपर पीछे की तरफ लगाएगी। दैट्स द स्प्रिंग फोर्स। बुलेट पे कहां लगी? आगे की तरफ। बुलेट कहां है? ये देख रहे हैं, ये वाली बुलेट है, ये बुलेट है। और ये उसका कार्टेज है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा है जो शेल भी बोलते हैं। जब फायर कर देते हैं तो शेल गिर जाता है, एम्प्टी शेल गिर जाता है और बुलेट आगे चली जाती है। सो बुलेट पे फोर्स कहां लगी? आगे, स्प्रिंग की। और गन पे कहां लगी? पीछे। सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है भाई मेरा? ये सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है मेरा। क्या है भाई? बुलेट एंड गन सिस्टम। दैट्स माय सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है समझने में। तो नेट फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? 0 है। अंदर ही अंदर हो गया मामला, स्प्रिंग ने कर दिया सारा काम, सारा काम स्प्रिंग ने कर दिया अंदर। तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी? 0। तो CLM लगाओ मजे से, यू कैन अप्लाई द CLM, सप्लाइड बेटा। बाकी सारी बातें आप देख लेना, मैगजीन है, ये ग्रिप है, ये ट्रिगर गार्ड है, ये बैरल है ना। अरे मेरे को एक लैंग्वेज दिखी, मेरे को एक लैंग्वेज दिखी, आपको दिखी क्या? दिखाऊं? ये देखो, मजल। अब एक आधे बच्चों को ना, काफी सारे बच्चों को एक ट्रबल होगी कि मजल वेलोसिटी क्या होती है। आज मुद्दा समझ में आया कि मजल वेलोसिटी क्यों बोलते हैं। कि भैया मजल वेलोसिटी इसलिए बोलते हैं कोई जो फ्रंट पार्ट होता है इसका, किसका? गन का, उसको क्या बोलते हैं? मजल। और वहां से बुलेट एग्जिट करती है, तो उसकी मजल से जब वो बुलेट एग्जिट करती है उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। बुलेट कहां से निकली भाई? ग्राउंड से या गन से? गन से। इसका मतलब जब आप मजल वेलोसिटी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मजल वेलोसिटी बोल रहे हैं, MUZZLE वेलोसिटी बोल रहे हैं। इसका मतलब दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद द फ्रेम ऑफ द गन, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ द गन। समझ में आ रही है ना कि बुलेट कहां से निकल रही है? फ्रेम ऑफ द गन से। Hence the muzzle velocity is a relative velocity of the bullet with respect to the gun. That is known as a muzzle velocity. क्लियर है जी? रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई पहले गन रेस्ट पे थी तो VG 0 हो जाएगी, तो ये कई बार क्वेश्चन VB के बराबर ले लेगा, पर एक्चुअली मसल वेलोसिटी का मतलब यही होता है जो मैंने आपको समझाया है, दैट्स अ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ द गन। और डायग्राम सूट कर रहा है। अब बाकी का आइडिया बड़ा सिंपल है जी। CLM लगाना है। इनिशियल मोमेंटम 0 था, सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट का इनिशियल मोमेंटम 0 था, बाद में लेकिन बुलेट भी मूव करी और गन भी मूव करी। अरे घटिया लैंग्वेज है, गन रिकॉइल करी। क्या बोलेंगे? द मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। मुद्दा फिर से दोस्त सेम है,
दोनों का मोमेंटम सेम है पर स्पीड सेम नहीं है दोस्त। मोमेंटम सेम है, स्पीड सेम नहीं है। फोर्स सेम है, इंपल्स सेम है, मोमेंटम सेम है, स्पीड अलग है, एक्सेलरेशन अलग है। क्यों? क्योंकि मास अलग है। सो कैपिटल एम इज द मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बुलेट इनटू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मजेदार है, बिल्कुल मजेदार है। तो इससे आपको क्या मिल रहा है? वेलोसिटी ऑफ द गन मिल जाती है, दैट्स इक्वल टू माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये आपका गन की रिकॉइल वेलोसिटी आ जाती है। क्या बोलेंगे इसको? द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, ये आइडिया है। और माइनस साइन उसका चश्मदीद गवाह है। माइनस साइन gives you an impression that both of the things, both of the binary system particles are moving in the opposite direction. एक राइट को, एक लेफ्ट को, एक ऊपर को, एक नीचे को, ये मतलब है। ठीक है ना? माइनस साइन इस बात की पुष्टि करता है, ये बात आपको समझाता है। VG is in the minus direction of VB. क्लियर है? क्लियर है? अब ऐसा होता भाई, मेरे देखे सोच के देखो, स्मॉल एम की वैल्यू आप बोलते सर इक्वेशन इजी करो, स्मॉल एम की वैल्यू कैपिटल एम डाल दो। मैंने कहा गए फिर आपका हाथ ही उड़ जाएगा, हाथ ही उड़ जाएगा, यहां से रिस्ट से कट के साइड हो जाएगा अगर आपने स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम कर दिया। समझ आ रही है? अगर स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। और बुलेट की वेलोसिटी 200-300 मीटर पर सेकंड होती है, तो आपके हाथ की वही वेलोसिटी आ जाएगी गन की, तो हाथ गया, बाकी तो यही रह जाएगा, हाथ चला जाएगा। सो यू मस्ट डिजाइन द बुलेट्स लाइटर इन कंपैरिजन विद द फ्रेम। फ्रेम क्या है? गन। बुलेट हल्की होनी चाहिए। अब क्या, मैंने कुछ बातें आपको समझाता हूं पर एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता हूं। अब आपको ना देखो, जब तक आप देखोगे नहीं ना तो आपको समझ नहीं आएगा। अब एक्चुअल गन तो वॉयलेंस हो जाएगी, हम दिखा नहीं सकते है ना। तो क्या है कि अब आपको ये फीलिंग क्या है इसके अंदर कि रिकॉइल से पीछे होगा, है कि नहीं? है फीलिंग, है ना, कि रिकॉइल से पीछे होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ देखो, मैंने रखा हुआ है एनिमेशन आपके लिए, मेहनत करी हुई है। सो देखना मजेदार है। देखो देखा क्या लिखा आपको? हाँ, नोटिस करो। देखो रिकॉल तो लग रही है पर ध्यान से नोटिस करोगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये ना थोड़ा ना अप एंड डाउन मोशन भी है, थोड़ा सा देखो अप एंड डाउन भी, क्योंकि पीछे ना मास ज्यादा होता है। तो इसके अंदर एक आर्टिकल फ्यूचर में भी आता है सेंटर ऑफ मास का, तो ये ना हल्का सा नीचे भी बेंड करता है इन ऑर्डर टू कंजर्व द सेंटर ऑफ मास ऑल्सो। ये पीछे की तरफ भी बेंड करता है। तो रिकॉल ना पीछे भी होती है, थोड़ी ऐसे भी होती है, नीचे की तरफ भी होती है। ये थोड़ा आइडिया है, ये सिर्फ देख के समझ में आता है, नहीं तो आपको पल्ले नहीं पड़ता ये बात जो मैंने समझाई। अब देखो, मेरे को एक और दिखाने दो। लेट मी शो यू वन मोर। ये स्लोमो में है, स्लोमो। देखो ध्यान से देखा। अच्छा वो देखो, वो भी देखा आपको ना, देखो जो शेल निकल गया बाहर उससे, है ना। और ये आगे गई तो पीछे तो हाथ पे देखो, हाथ पे फूस लगी। ये बंदा ग्रिप है इसकी, पर उसका निशाना हो सकता है चूक जाए, है ना। मेरा स्थिर नहीं है इसका हाथ, है ना। देखो मुश्किल होती है थोड़ी। चलो एक और दिखाता हूँ, वन मोर लास्ट फॉर इट। दैट्स इंपॉर्टेंट टू शो बिकॉज इट शोज यू द मैकेनिज्म, द वर्किंग मैकेनिज्म इनसाइड, वो दिखाना है आपको। सो इट्स वेरी सिंपल टू सी। देखो ये जो पार्ट है, ये है मुद्दा सारा, ये जा रहा है पीछे, तो गन के ऊपर फोर्स लगेगी पीछे, और ये बुलेट जा रही है आगे, तो बुलेट के ऊपर फोर्स कहाँ लग रही है? आगे। सारा अंदर हो रहा है। अच्छा बाहर से देखो, एक नजर आ रहा हो, पीछे देखो, अरे पूरी गन या तो फ्रेम स्टेशनरी है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, जो भी हो रहा है अंदर ही अंदर मामला चल रहा है, अंदर ही अंदर मामला चल रहा है। बुलेट पे आगे फोर्स और पीछे गन के ऊपर फोर्स। क्लियर है जी? समझ आ रही है आपको बात? राइट। सो मैंने मैकेनिज्म दिखा दिया। ज्यादातर क्वेश्चन गन और इसके दिखते हैं हमें, पर सारे उसके नहीं होते हैं, इसलिए मैंने वैरायटी दिखाई है वैसे पीछे। जैसे मैंने बताया था कि रेन मैन नहीं होते सारे क्वेश्चन, और भी वैरायटीज होती हैं, दिखाया आपको, ये भी वैरायटी है। तो चलो मैं अब आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर करूंगा। न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ, फॉर्मूला तो बना लिया मैंने, तो न्यूमेरिकल शेयर करते हैं। फॉर्मूला बन गया मेरा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन का, और इसके अकॉर्डिंगली क्या क्वेश्चन आएगा और मैं मेरा फॉर्मूला कैसे चलेगा वो भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या गिवन है? बुलेट ऑफ द मास 100 ग्राम, मास ऑफ द बुलेट है मतलब स्मॉल एम हो गया 100 ग्राम, और गन का मास 20 किलो। देख लिया जो समझाया था मैंने, बुलेट हल्की होती है, गन कंपैरेटिवली भारी कंपैरिजन में, है ना। वेलोसिटी गिवन है 100, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल। तो डन है जी। वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इनटू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, दैट्स इट। सो माइनस ऑफ मास ऑफ द गन कितना है? 100 ग्राम, मतलब 0.1 किलोग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय 20, दैट्स द मास ऑफ द गन, into velocity of the bullet, that is 100.
So that's 20 into 5 and 5 into 0.1 is 0.5 माइनस है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन क्या समझाता है हमें? रिकॉइल समझाता है. आंसर बहुत इजीली डन है. दैट्स माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड. इजीली डन माय डियर, इजीली. देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन द राइट साइड जो कि मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले, पर इसके साथ सोचा दोबारा करा दूं ताकि आर्टिकल आपके दिमाग में लिंक हो जाए कि भाई क्वेश्चन कह रहा है कि आपने मशीन गन यूज करी है. मशीन गन क्या होती है? मशीन गन होती है जो कॉन्टिन्यूस फायरिंग करती है. किस रेट से? 10 बुलेट्स पर सेकेंड. मतलब स्मॉल एन गिवन है इक्वल टू 10. हर एक का मास 10 ग्राम गिवन है. स्पीड ऑफ द ईच बुलेट गिवन है. फोर्स ऑफ द रिकॉइल क्या पूछा? फोर्स. वेलोसिटी नहीं पूछी. वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल पिछले क्वेश्चन में पूछी. अब क्या पूछी? फोर्स ऑफ द रिकॉइल. ऑलरेडी करा चुका हूं 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले. क्या फोर्स वाज इक्वल टू n into m into v. दैट वाज द फोर्स ऑफ द रिकॉइल जो गन के ऊपर फोर्स लगी थी. दैट वाज स्मॉल एन m into v. पीछे करा था अभी ये क्वेश्चन हमने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन. बाकी वैल्यूज फीड करनी है. स्मॉल एन गिवन है आपको 10 बुलेट्स पर सेकेंड. मास ऑफ द बुलेट गिवन है 10 ग्राम. मैं कन्वर्ट करना चाहता था किलोग्राम में पर नहीं करा क्योंकि आंखें खोल के देखा तो यूनिट डाइन थी. तो फिर मुझे लगा क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं, तो इसलिए स्मॉल एम मैंने ग्राम में छोड़ दिया और स्पीड को भी सेंटीमीटर सेकंड में छोड़ दिया. तो मेरा आंसर नेचुरल है 2000 डाइन आ जाएगा एंड दैट फुलफिल्स माय आंसर. और अगर कहीं मेरे दोस्त अगर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ जाता तो मेरे ख्याल से पहला चैप्टर करा हुआ है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पर 5 डाइन. मतलब 1 डाइन कितना होता है? 10 पर -5 न्यूटन. तो 1 2 3 4 कितना हो गया? 0.02 न्यूटन आपका आंसर आ जाता अगर ऐसा यूनिट में पूछा होता. तो बातें लिंक हो गई आपको, मतलब समझ में आ रही है ना कि देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स, चेंज इन मोमेंटम सारे एक ही आर्टिकल होते हैं. क्वेश्चन अलग अलग जगह अपने हिसाब से आपसे पूछ लेता है. तो अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसका, सेम आइडिया है क्योंकि तो आर्टिकल ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाएगा ये वाला. अब देखो जो लैंग्वेज मैंने सिखाई आपको मजल वाली वो यहाँ पे प्रस्तुत है आपके सामने. द मजल वेलोसिटी u ये प्रस्तुत है. इसका मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी है. तो रिलेटिव वेलोसिटी अपने को गिवन है u, रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक. अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है मतलब दैट्स द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन. ये होती है. इसको लिखते कैसे हैं? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द गन. सही है, बिल्कुल सही है जी. इसको उल्टा करके लिख सकते हो. वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द गन. ये आपकी बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी आ गई जो कि आपको ग्राउंड से दिखती जब बुलेट फायर होती. ठीक है, पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश कर रहा था. क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रहा था? मजल वेलोसिटी की, जो कि कौन सी वेलोसिटी है? जो गन के फ्रेम से है, जिसको हम रिलेटिव बोल रहे हैं. पर आप स्मार्ट है, आपने उसमें से अपने काम की वेलोसिटी ढूंढ ली. आपकी काम की वेलोसिटी क्या अभी भी है? बस ये स्टेप आपका एक्स्ट्रा है, ये वाला स्टेप. बाकी कहानी से है, बस ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा. अब इसके साथ में मैं एक मजेदार आर्टिकल जोड़ने वाला हूँ. तेरा आर्टिकल ऐसा है कि एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा पीछे जा रहा. एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन कहता है व्हाई, लिखूं क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाई हेवी आर्टिलरी गन. आर्टिलरी पता है ना, हेवी आर्टिलरी गन, बड़ी भारी भरकम जो गन्स होती हैं जिसके अंदर से शेल्स फायर होते हैं, शेल्स. सो व्हाई हेवी आर्टिलरी गन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ग्राउंड बिफोर फायरिंग. भाई जितने भी ये वॉर वाली मूवीज वगैरह देखते हो जिसके अंदर मशीन गन फायरिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर आप देखते हो ना कि जो मशीन गन्स होती है जो बंकर्स में लेके बैठे होते हैं, तो वो ना अंदर पूरी फिट हुई होती है. अंदर ऐसे नहीं होता कि लाके रखी और करी, अंदर फिट कर देता है. चाहे वो बोरियों के साथ मिलके करें, कैसे भी करें, फिट हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल फिट हो जाती है, जमीन के साथ फिक्स कर दी. क्या फायदा भाई? व्हाट इज अ फन? फन इज वेरी सिंपल. क्या होगा? इफेक्टिव मास ऑफ द गन बढ़ जाएगा. कई बार लोग क्या करते हैं, कंधे पर रख के भी चला लेते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी का मास जो है वो गन के मास के साथ में अटैच हो जाएगा. तो इफेक्टिव मास ऑफ द गन इंक्रीजेस. और अर्थ के साथ लगा दी, भाई कंधा तो आपका है ना, अर्थ तो सबकी है, तो अर्थ के साथ लगा दी तो क्या होगा? अर्थ का मास उसके साथ जोड़ जाएगा. सो द इफेक्टिव मास ऑफ द गन विल इंक्रीज. तो इससे क्या नतीजा निकलेगा कि जो रिकॉइल है दैट्स माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इफेक्टिव हो जाएगा. ये जो नीचे मास थी ना पहले, ये किसका था? गन का था. अब क्या कर दिया हमने? अर्थ को अटैच कर दिया उसके साथ, तो एम इफेक्टिव हो गया. तो रिकॉइल मेरे दोस्त क्या होगी? वो कम हो जाएगी, बिकॉज नीचे हो जाएगा इंक्लूसिव मास ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द अर्थ, और वो तो बहुत ज्यादा है. और अगर कहीं आपने कंधे पर रख के चलाई होती तो पॉसिबिलिटी है मेरे दोस्त कि कंधा हिल जाए,
कंधा डिसलोकेट हो जाए बिकॉज ऑफ द रिकॉइल। तो जिनको प्रैक्टिस होती है वो कर लेते हैं, पर रिकॉइल कंट्रोल करके करते हैं, ज्यादा बढ़िया तरीका ये है। तो क्योंकि मास ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मास इफेक्टिव जो है गन का वो इंक्रीज हो जाएगा, सो जो रिकॉइल है वो बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगी, तो आप कॉन्टिन्यूस फायरिंग कर सकते हैं। नहीं तो कॉन्टिन्यूस फायरिंग करना इम्पॉसिबल है आपके लिए। एक बार फायर करोगे गन पीछे, अब वेट करना पड़ेगा उसको स्थिर करने के लिए, फिर अगली बुलेट फायर करोगे, तब तक दुश्मन तो करेगा आपका काम। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस फायरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, रिकॉइल को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। रिकॉइल को कंट्रोल कैसे करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द इनर्शिया ऑफ इट, बाय अटैचिंग दिस टू द ग्राउंड। समझ में आएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में ये आ गया, टोटल मास आ गया। चलो अब जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उसको देखो। टैंक से भी तो फायरिंग्स होती है, टैंक से, है ना, होती है ना, एक तरीके से वही बना हुआ है। नोजल है, ये क्या है, उसका नोजल है, और नोजल को आप एडजस्ट कर सकते हो किसी एंगल पे, फिलहाल एंगल थीटा के बना है, इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और अब आपने फायर कर दी। अब मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट ये बना हुआ है, दिस इज माय सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट। अब हो क्या रहा है भाई, क्वेश्चन में एक लैंग्वेज है जो कि आपको समझनी है, समय लगाना है इस लैंग्वेज पे। स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये बात ध्यान में गाढ़ बांध लो, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, वो जीरो है, ताही तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर फ्रिक्शन हुई नीचे, ये स्मूथ लैंग्वेज नहीं है, फ्रिक्शन है, फिर आप सीएलएम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आपके सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट पे जीरो नहीं आएगी। आपकी गाड़ी के ऊपर फ्रिक्शन लगती है तो आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज हो जाती है, आपकी गाड़ी रुक जाती है, तो आपकी गाड़ी का मोमेंटम चेंज हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन एज एन एक्सटर्नल फोर्स लगती है। तो यहां पर भी अगर फ्रिक्शन होगी नीचे तो आप सीएलएम नहीं लगाएंगे, अभी लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला स्मूथ है। तो फ्रिक्शन लगती कहां है, वेयर डज द फ्रिक्शन एक्ट्स, इट एक्ट्स अलोंग द प्लेन, अलोंग द ग्राउंड, यही लगती है ना, टायरों पे, कॉन्टैक्ट पे, अलोंग द ग्राउंड, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या बोला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो फोर्स एक्सटर्नल जो है वो ओवरऑल जीरो नहीं है, ओवरऑल जीरो नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, क्योंकि फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल पे लग रही है, फिर वर्टिकल में तो ग्रेविटी लग रही है। वो अलग बात है कि जब इंपल्स लगता है तो ग्रेविटी फोर्सेस वीक हो जाती हैं, पता है हमें ग्रेविटेशन वीक फोर्स होती है, पर मामला क्या है रिकॉइल का, किसका, रिकॉइल का। तो ये जो रिकॉइल है इसका, ये कहां होगा, पीछे होगा। हमारा इंटरेस्ट जो है दैट्स इन द हॉरिजॉन्टल रिकॉइल, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है। तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप है, आपने सिर्फ क्या करना है, जो भी ये वेलोसिटी है यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, गिवन है क्वेश्चन में रिलेटिव, इसके कंपोनेंट्स बना लो। तो अगर आप इसका कंपोनेंट बनाओगे, इसको मैं वी आर लिख रहा हूं, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा एज वी आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल। तो ये बुलेट की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हो गई रिलेटिव, है ना, कहां पे, हॉरिजॉन्टल में, दैट्स द वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है, वर्टिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम मोमेंटम कंजर्व कहां कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन एब्सेंट है। बस ये बात आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट है। अब आप जब ये समझ गए हैं, अब आप लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना, जीरो, ना बुलेट मूव कर रही थी ना गन, और गन ना पूरी कार्ड के साथ में है, पूरी कार्ड के साथ लगी हुई है, कार्ड का मास भी आ रहा है उसमें, देखना भी आएगा, देखो समझो। फाइनल मोमेंटम किसका है, एक तो बुलेट का है जी, और साथ में किसका है, ये पूरी गन सिस्टम का। गन सिस्टम मतलब गन के साथ में कार्ड लगा रखी है, टैंक लगा रखा है, कार्ड लगा रखी है, जो भी लगा रखा है, कैनन लगा रखा है, जो भी। तो क्या हो गया भाई, दैट इज अ मोमेंटम ऑफ द गन। चलो पहले पूरा लिख लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करें मतलब जीरो इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट, कैसे लिखेंगे, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मोमेंटम ऑफ द गन कैसे लिखेंगे, मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन। सही है जी, बिल्कुल बढ़िया है। अब हो जाता क्वेश्चन यहीं से सॉल्व, पर क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन छुपाई थी, बताया था मैंने, क्या छुपाई थी, कि उसने आपको रिलेटिव वेलोसिटी दी थी और एब्सोल्यूट नहीं दी थी, पर आपने अपने दिमाग से रिलेटिव वेलोसिटी के आइडिया से उसको ढूंढ लिया कि वीबी कितना है, फिर आपने वीबी को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो जैसे ही आप वीबी को यहाँ पे प्लेस करेंगे, दैट इज स्मॉल एम इनटू वीबी की जगह वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, जिसको वीआर भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज वीआर बेसिकली, ठीक है ना, जिसको क्वेश्चन ने यू बोला हुआ है, फिलहाल कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। सो प्लस वीजी आ गया, ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, ये पूरी वैल्यू
यहाँ प्लेस कर दी, क्योंकि ये वीबी के बराबर है और मुझे वीबी की वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने क्वेश्चन के प्रहार को झेल लिया। क्वेश्चन बस यही तंग कर सकता था मेरे को, दैट्स और कुछ नहीं तंग कर सकता था। प्लस कैपिटल एम इंटू वीजी, बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये हो गया आपका माइनस कैपिटल एम इंटू वीजी, या यहाँ पे प्लस रख के यहाँ माइनस लिख लेता है, दैट इज माइनस ऑफ स्मॉल एम इंटू वीबीजी एंड माइनस ऑफ स्मॉल एम इंटू वीजी ओपन अप करके। अब क्या है जी, इसके अंदर वीजी 2 बार आ रहा है, गन की वेलोसिटी 2 बार आ रही है, तो जोड़ो उसको। ये हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम इंटू वीबीजी। वीबीजी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन। और ये ना भूलना कि सारा कुछ मामला हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, ये भूलना मत। देखो आपको नोटिसेबल चेंज आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द गन जो है दैट इज माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वीजी। ये नोटिसेबल चेंज है कि डिनोमिनेटर में अब सिर्फ गन का मास नहीं है, गन के साथ में जो पूरा का पूरा बुलेट है, बुलेट का गन के साथ में टोटल मास क्या आ रहा है? टोटल मास आ रहा है। ये आपका चेंज है, ये आपका रिजल्ट है। दैट्स द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन। कितनी है, कहां लगा रहे हैं वो देखो। वो वैसे तो वीआर थी, पर आपने वीआर यूज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी सर? क्योंकि आपने मोमेंटम कंजर्व हॉरिजॉन्टल में करा है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। उस वजह से ये जो रिजल्ट है दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन सिस्टम, पूरा गन सिस्टम जो इस तरफ है, दैट्स अ वेलोसिटी ऑफ द गन व्हिच इज रिकॉइलिंग बैकवर्ड। माइनस है, बैकवर्ड का मतलब स्मॉल एम अपॉन टोटल मास, टोटल मास मतलब बुलेट का मास और गन सिस्टम का मास मिला के इनटू वीआर कॉस थीटा। ये रिकॉइल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। सो डिनोमिनेटर में बदल गया है। क्यों बदला है? रीजन क्वेश्चन ने चतुराई दिखाई, क्वेश्चन ने लैंग्वेज यूज करी, मजल वेलोसिटी, दैट्स द रीजन ये रिजल्ट आया है। अब देखो टैंक में आप नोजल को एडजस्ट कर सकते हो, यू कैन एडजस्ट द नोजल। तो अगर आप नोजल को एडजस्ट करके आप चाहते हो कि आपने नोजल को हॉरिजॉन्टल कर दिया, वैसे तो एंगल पे था ना, क्या था? एंगल पे था इस तरीके से, पर आप एडजस्ट कर सकते हो उसके नोजल को, है ना। तो फिर अगर आपने उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया और हॉरिजॉन्टल फायरिंग कर दी, क्या कर दी? हॉरिजॉन्टल फायरिंग कर दी। सो फॉर द हॉरिजॉन्टल फायरिंग थीटा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो गया? थीटा आपका 0 हो गया। तो फिर ये जो रिजल्ट है, द वेलोसिटी ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द गन, गन तो पीछे रिकॉइल कर दिया है, सो वेलोसिटी ऑफ द गन कितनी हो जाएगी? माइनस स्मॉल एम अपॉन टोटल मास। बार बार बोल रहा हूँ, टोटल मास देखना नीचे, ठीक है, जब रिलेटिव का क्वेश्चन हो। एंड इनटू वीआर आ गया, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने समझाया कि हम क्या करते हैं कि बुलेट का मास कम रखते हैं और फ्रेम का मास ज्यादा रखते हैं। तो कैपिटल एम की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हुई तो फिर ये रिजल्ट पुराना वाला बन जाएगा। फिर ये वीजी इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल एम बाय कैपिटल एम हो जाएगा, क्योंकि नीचे स्मॉल एम काफी कम हो जाएगा, तो फिर पुराना वाला सा फॉर्मूला बन जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से डील कर लेता है कि मास इतना ज्यादा होता है दूसरे का कि वो पहले के साथ नीचे ऐड भी करोगे तो न्यूमेरिकली अपीयर नहीं होगा, तो फिर आप अप्रोक्सीमेट करके आंसर लिख सकते हैं। पर एक्चुअली में ये रिजल्ट है कि नीचे टोटल मास आएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का, ठीक है ना। तो ये आसान तरीके से समझा देता हूँ मैं बात को, है ना। और फिर जाते जाते, जाने का समय आ गया हमारा, जाते जाते मुझे लगा एक और टिप्पणी करके चला जाऊँ आपके साथ में, एक और बात समझाता हुआ चला जाऊँ आपको। तो मैंने कहा चलो समझा दो, क्योंकि सेम सा आर्टिकल है, बस क्या करना है, अपना इंटरेस्ट बदलना है, सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट बदलना है। बदल लिया मैंने फिर से। ये मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। आइडिया भी सेम है। मैन का मास स्मॉल एम है, स्टैंडिंग ऑन द प्लैंक ऑफ एन इक्वल मास एम, मास सेम है, ऑन अ स्मूथ, ये लैंग्वेज समझ में आ गई मेरे को, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स 0 है, फ्रिक्शन नहीं लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में कितनी है? 0 हो रही है। तो आप मजे से सीएलएम लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। कहां पे? हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि आपने सिर्फ ये बताया है कि हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ये नहीं बताया कि वर्टिकल में 0 है। हॉरिजॉन्टल में 0 है, तो सीएलएम को आप हॉरिजॉन्टल में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई द सीएलएम इन हॉरिजॉन्टल। सीएलएम मतलब पता है आपको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे देखिए लैंग्वेज, द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लैंक विद अ स्पीड u रिलेटिव टू द प्लैंक। देखो फिर से रिलेटिव वेलोसिटी आर्टिकल आ गया है, और जैसे ही आर्टिकल आ जाएगा तो आप मजे से आंसर लिख देंगे। स्पीड ऑफ द मैन रिलेटिव टू द ग्राउंड इज सपोज टू बी इक्वल टू, मतलब मैन की जो स्पीड है वो vm गिवन है,
और आपको रिकॉइल निकालना है। क्या निकालना है आपको? रिकॉइल ऑफ द प्लेटफॉर्म बताना है। तो रिकॉइल ऑफ द प्लेटफॉर्म कैसे बताएंगे? सेम अभी हमने जैसे करा, वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, टोटल मास आएगा नीचे, एंड इनटू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन। सेम आर्टिकल। अब मैं दोबारा से पूरा लिख सकता हूँ, पूरा का पूरा, कि इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल भैया मैन का भी था, फाइनल प्लैंक का भी था, फिर उसको रिड्यूस करूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन लिखूंगा। मैंने कहा एक बार समझा दिया, अब एसोसिएटेड क्वेश्चन है तो लॉजिक लगा लो ना कि ऊपर किसका मास है? जो रिलेटिवली मूव कर रहा है। कौन रिलेटिवली मूव कर रहा है? मैन। तो मैन का मास ऊपर आ गया, इनटू द रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल मास आ गया। माइनस साइन बोनस है एक्सप्लेनिंग द रिकॉइल कि मैन चल रहा है इस तरफ, तो प्लेटफॉर्म कहां जा रहा है? राइट को, पता ही है क्योंकि नेट मोमेंटम 0 है। मैन के ऊपर फोर्स राइट को लग रही होगी, प्लैंक के ऊपर लेफ्ट को लग रही होगी, एफ एक्सटर्नल कितना हो गया? 0 हो गया। मिलके इंटरनल फोर्स लगी, इंटरनल मोमेंटम बदला, सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदला। तो ऑप्शन है देखो, a man of mass m is standing on the platform of the mass capital M kept on the smooth है। सेम लैंग्वेज आती है, बार बार बदल जाती है कई बार, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, पर मुद्दा तो सेम रहता है। Man starts moving on the platform with the speed v relative, आगे रिलेटिव लैंग्वेज, जिंदाबाद रिलेटिव, सारी लैंग्वेज करेक्ट करा दी आपकी। With what velocity does a platform recoil? खत्म हो गया जी मामला, सारा खत्म हो जाता है। मास ऊपर किसका आएगा? मैन का। वेलोसिटी रिलेटिव आगे ऊपर कितनी गिवन है? v गिवन है यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल है, साथ में माइनस लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन आपका डन हो चुका है, ये आपका आंसर है। देखो ऑप्शन में माइनस कहीं है नहीं, वो माइनस है नहीं, तो इसका मतलब फिर ए पार्ट हमारा आंसर बन जाता है। देखो बी पार्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, न्यूमरेटर में ये बारीक सा चेंज है, कैपिटल M आ गया है, वो गलत हो गया, अंडरस्टूड है। न्यूमरेटर में मास किसका आना है? हल्के वाले पार्टिकल का। प्लैंक और मैन में से हल्का वाला पार्टिकल कौन है? मैन है। लेकिन 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 क्या हुआ? ये वाले क्वेश्चन में दोनों का मास सेम था, तो गड़बड़ कर गया बंदा, बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी फ्रेम के ऊपर चले रहे हैं, उस फ्रेम को हैवी बनाइए। जैसा बेड पे सोते हैं ना, तो बेड हैवी बनाइए, नहीं तो हिलेगा, वो हिलेगा, मूव करेगा। जैसे कि होगा इसके अंदर, वो कह रहा है कि भाई दोनों का मास सेम है, तो माइनस स्मॉल m अपॉन 2m हो गया, mm कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द प्लैंक माइनस vr/2 आ गई। तो मैन की रिलेटिव स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो प्लैंक इज गोइंग टू रिकॉइल एट 1 मीटर पर सेकेंड। बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए, चलना मुश्किल हो जाएगा। मूविंग फ्रेम में चलना आसान नहीं होता। एस्केलेटर जब मूव कर रहा होता है, तो आप उसके ऊपर चलते हैं तो आपको दिक्कत है, डर लगता है आपको, इसका मतलब मूविंग फ्रेम में चलना मुश्किल होता है। तो आप ऐसा मत करिए ना, आप ही खुद मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं ना उसका, और आपने उसकी गलती कर रही है कि मास को आप क्या कर रहे हैं? कम रख रहे हैं। ज्यादा रखिए, नहीं हिलेगा, रिकॉइल कम हो जाएगी। दैट्स द आइडिया इज। तो मैंने काफी सारे एग्जांपल के थ्रू आइडिया आपको समझा दिया, आर्टिकल को लिंक भी कर दिया। तो यहाँ पे आज मैं इजाजत चाहूंगा और ये आर्टिकल रोकूंगा यहाँ पे। कल मिलेंगे दोबारा से सेम टाइमिंग्स पे इन द मॉर्निंग। ठीक है, बाय बाय करते हैं।